ये वीडियो रिक्वेस्ट में स्कीम और बारकोड प्रिंटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था पार्टी ने। चांदनी ज्वेलर्स राजस्थान उदयपुर से आया है ये रिक्वेस्ट। सीरियल नंबर को एनेबल किया, यहाँ से अल्टरनेटिव यूनिट को एनेबल किया। आइटम साइजिंग वो ज़रूरत नहीं था, गलती से मैंने किया है, कोई बात नहीं। अभी कंपाउंड मार्कअप को एनेबल किया, डिस्काउंट यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस 3 लेता हूँ, लेके अब आगे बढ़ता हूँ। अब अकाउंट्स पे आता हूँ। अकाउंट्स पे आके मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट को एनेबल करना पड़ेगा और मेंटेन नोट्स विथ अकाउंट मास्टर, क्योंकि मैं हर टाइम जब पार्टी रिसिप्ट डालेगा ना तो ये दुकान में दूसरा टाइप का स्कीम्स रहता है। जो पार्टी के साथ स्टार्टिंग में एंट्री किया जाता है ना, और वो आधा जो कितना डिस्काउंट मेकिंग चार्जेस में देता है बोल के वो पार्टी को टर्म्स एंड कंडीशन में बोल देता है ना, वो साथ एंट्री करने का एक मौका यहाँ पे है। वो यहाँ एंट्री करने के अकाउंट मास्टर में डालने के बाद स्कीम का सारा डिटेल्स हर महीना जो रसीद डालता है ना, तब वो प्रिंट होके बाहर आता है। क्योंकि पार्टी का एक दुकान में तो बहुत सारा लोग स्कीम के लिए पैसा बांधते रहता है। हर पार्टी का इंडिविजुअल हर टाइम हमें याद नहीं रहता है, तब अभी वो अकाउंट मास्टर का नोट्स में डालने से वो ऑटोमेटिकली प्रिंट में आ जाता है। ये डिटेल पार्टी ने दिया है, जैसा पार्टी ने दिया है फीड कर देता हूं। अब उदयपुर राजस्थान, अब उदयपुर ही आएगा, राजस्थान टाइप करना पड़ेगा, कॉमा राजस्थान। अनरजिस्टर्ड पार्टी है। यहाँ तो पार्टी का आधार कार्ड वो शॉप वाले ने मुझे नहीं दिया है, जितना डिटेल्स उन्होंने दिया है उसी डिटेल्स से यहाँ पे अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है। आपका दुकान में जो आपको जैसा चाहिए वैसा आप एंट्रीज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट के लिए पार्टी का मोबाइल नंबर 96632859 ठीक है, इतना डिटेल्स मुझे मिला है। अब आइटम पे आता हूं। यहां पे आके गोल्ड नेकलेस कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, फीचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूं। यहां पे आके मेंटेन इमेज, अब इमेज तो मेरा ई ड्राइव में है, श्री साई ज्वेलर्स ऐसा कुछ फोल्डर है, श्री साई ज्वेलर्स, यहाँ से भी इमेज उठा देता है। गोल्ड नेकलेस एक आइटम है। अब यहाँ पे लिखता हूँ ऐड गोल्ड नेकलेस। अब तो देखिए इमेज तो उठा के आ गया। यहाँ लिखता हूँ ग्रुप हार नेकलेस में बहुत सारा टाइप नेकलेस आता है। यहाँ मैंने सिर्फ आइटम नेम लिखा है, लेकिन पार्टी में क्या कर देता है, एक्चुअली पार्टी नेकलेस के लिए हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए उन लोगों ने क्या करके देता है, क्या किया है, आइटम के साथ हार एक 4 डिजिट नंबर उसमें अल्फा न्यूमेरिकल नंबर बना के रख चुका है उनका दुकान का हिसाब से। मुझे डेमो दिखाने के लिए कहा था, जैसे मुझे डेमो दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब ग्राम यहाँ लेता हूँ 20.54, क्वांटिटी में लेता हूँ 1 पीस, अल्टरनेटिव यूनिट में मैं लेता हूँ पीस, मैं एक ही पीस बोल देता हूँ। एक पीस का वेट कितना है, 20.4 ग्राम्स पर पीस। ये कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है, मैंने यस किया है लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये वो सीरियल नंबर मैं लेता हूँ HUID नंबर बनाने के लिए। एक्चुअली इस वीडियो में मुझे बोला है सिर्फ
22 कैरेक्टर गोल्ड, वो गोल्ड का कैरेक्टर क्वांटिटी, गोल्ड का या क्वालिटी 18 भी ले सकता था, लेकिन इन्होंने बोला है सिर्फ एंड सिर्फ 22 कैरेट गोल्ड। अभी ये डायरी प्राइसिंग 1/2/2025, ये उन्होंने जो दिया था रेट पर ग्राम 22 कैरेट का रेट उन्होंने दिया था 8252। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू वांट स्पेसिफाई कंपनी लोगो? नो, हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आता हूँ, इन्वेंट्री में आता हूँ। यहाँ आके अब मुझे पैरामीटराइज्ड यहाँ क्या करना है, मुझे 3 पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। इसके लिए कुछ भी नाम आपको दे दो। ये तो डिफ़ॉल्ट तो मैं उठाने वाला नहीं हूँ, कहाँ भी मैं मेरा डिटेल्स में मैं लेने वाला नहीं हूँ। इसके लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे 3 पैरामीटर चाहिए यहाँ पे। ये बिज़नेस में 3 पैरामीटर चाहिए। ये ईसी वर्जन मैंने यहाँ लिया है, जो बैकएंड में लिया है ये ईसी वर्जन है। 2019 का SQL एक्सप्रेस है बैकएंड में, 64 बिट का ईसी वर्जन है। यहाँ देखिए ग्रुप क्या होता है, डायमंड्स। ये प्राइमरी ग्रुप, यस मैंने एनेबल कर दिया प्राइमरी ग्रुप। ये अंडर किसी का अंडर नहीं है। अभी यूज डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं अभी यहाँ बोलने वाला हूँ। डायमंड के लिए फर्स्ट क्लैरिटी। अब यहाँ प्री डिफाइंड में जाने वाला हूँ, यहाँ पे डिफाइन जाके कर देता हूँ। देखिए FL, अब ऐड वैल्यू IF, नेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। VV इज वेरी स्मॉल इम्परफेक्शंस, वेरी स्मॉल इम्परफेक्शंस। दोबारा आता है वेरी स्मॉल इम्परफेक्शन सेकेंड, ये साइड 2, उसमें भी नेक्स्ट क्लास सेकेंड। अभी स्मॉल इम्परफेक्शंस, ये पूरा गोल्ड का क्लैरिटी। SI1 स्मॉल इम्परफेक्शन कैटेगरी 1, स्मॉल इम्परफेक्शन कैटेगरी 2। इसके बाद आता है I1 इम्परफेक्शन ग्रेड 1, इम्परफेक्शन ग्रेड 2 I2। दोबारा आता है इम्परफेक्शन ग्रेड 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता हूँ। सेकंड पैरामीटर मेरा होगा कलर। डायमंड का कलर क्या है, कलर के लिए एक स्केल है D2F। D2F का मतलब DEF, D2F, वो ग्रेड सब मिला के D2F होना था, मैं गलती से D2E किया। अब G2J, GHIJK। अब एक गलती ठीक करने के लिए Alt M दबा देता हूँ। Alt M दबा के यहाँ देख जाके अभी चेंज कर देता हूँ, DEF बोल के एक कैटेगरी आ जाता है। अब ऐड कर देता हूँ, अगला कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, प्री डिफाइंड आइटम पैरामीटर वैल्यू, सेकेंड कलर, इसके बाद ऐड कर देता हूँ अगला कैटेगरी N2R। ठीक है, अगला वैल्यू S2Z। ये सब डायमंड का डिफाइन करने के लिए अलग अलग है। ये वो ग्रेडिंग के बारे में यहाँ मैं लेक्चरिंग नहीं देता हूँ। वो उसके लिए आपको कोई मैगजीन देख लिया तो आपको यूट्यूब में सर्च कर दिया तो मिल जाता है। यहाँ कट मैं प्रिंसेस राउंड बता दिया, सेकंड प्रिंसेस बहुत सारा कट्स है, 18 की 16 कट्स है। मैंने जितना मुझे पार्टी ने बोला था उतना मैंने ले लिया है। ये सारा डिटेल्स पार्टी ने मुझे बोला है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता हूँ। जितना वैल्यू दिया है उतना वैल्यू मैंने फीड किया है। इसके बाद मार्क वाइज, अब HSN कोड 7113, टैक्स कैटेगरी 3%। यहाँ तो 3% नहीं, 3% बनाया है मैंने अलग। अब सेव कर देता हूँ। यहाँ डायमंड वो पॉइंटर्स का हिसाब से ही बोल सकता है, यहाँ कैरेट का हिसाब से मुझे बोला है। अभी यहाँ कैरेट लेने के लिए CARAT कैरेट, अदर्स में लेता हूँ, यहाँ ईवे बिल में लेके 0.8 कैरेट। अब यहाँ अल्टरनेटिव यूनिट बोला है ग्राम्स, 0.2 ग्राम्स पर कैरेट।
तो अब इतना तो आ गया, सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पैरामीटर लेता हूँ सेव करने का टाइम में। अब प्री डिफाइंड वैल्यू में कुछ वैल्यू लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो पार्टी बोला था डेमो दिखाने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे डायमंड बिजनेस पता नहीं है, जितना पार्टी ने बोला है उतना मैंने सैंपल दिखा रहा हूँ बस। यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ 1-2 का, मुझे 8000 मिनिमम से शुरू हो जाता है पर कैरेट का रेट। अब परचेज रेट पार्टी ने नहीं, उनको ज़रूरत नहीं बोला है, डेमो देखने के लिए बोला था, इसलिए मैंने डेमो भी हुआ, अब सीखने वालों को भी सीखने के लिए भी एक मौका भी हुआ। अब F3 दबा के यहाँ लिख देता हूँ स्टोन्स, लेकिन स्टोन्स में मेरा कैटेगरी एक ही टाइप है, यह तो बाई डिफ़ॉल्ट 3 आता है, क्योंकि ये वर्जन पुराना वर्जन है बिजी का। यहाँ एक ही कैटेगरी, ये नाम, ये सब याद रख लो नाम, ये नाम ऑटोमेटिकली मुझे प्रिंट होना है, ये मैं प्रिंट कराने वाला हूँ भी हूँ। रूबी है, यहाँ ऐड वैल्यू जेड है, सैफायर ऐड कर रहा हूँ, सिट्रीन, टांजनाइट है, जेड है, जेड, जिरकान है, पर्ल है यहाँ स्टोन में, और यहाँ मॉर्गनाइट है, ऐड रोडोलाइट है, और टांजनाइट है। अब जो पार्टी ने मुझे दिया है उतना डिटेल्स मैं यहाँ लेता हूँ। ओपल और टोपास, अब एक बाकी है, पार्टी ने दिया है मुझे, हाँ टोपास, इतना तो डिटेल्स दिया है। अब यहाँ भी डाल देता हूँ HSN कोड 7331। अब GST परसेंटेज 3, GST 3%, सेव कर दिया। अब यहाँ कैरेट है 0.4 कैरेट, जैसे कि यहाँ अल्टरनेटिव क्वांटिटी ग्राम में लेता हूँ 0.2 ग्राम्स पर कैरेट। यहाँ पैरामीटराइज्ड डिटेल्स को यस कर देता हूँ, यहाँ जेड लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये डेट डाल देता हूँ, वो गलती हो गया, वो तो 1-2 होना था, 1-2-2025 होना था, 1-2-2025 होना है, 1-2-2025। सेल्स प्राइस 500 रुपीज़, पार्टी ने दिया है मुझे डिटेल्स 500 रुपीज़। अब सेव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए स्कीम ऑलरेडी मैंने पेमेंट यहाँ करे, मंथली पेमेंट 10,000 रुपीज़, पे बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ, बोनस 10% प्लस 10% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस। ये तो पार्टी के साथ मैंने नोट्स में डाल दिया है। अब यूजर्स तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, श्वेता, हायरार्की एक ही रख देता हूँ, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ मैं करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ डेमो दिखाने के लिए। पार्टी ने जैसा बोला था, उनका शॉप में 7-8 लड़कियां काम करते हैं, इनवॉइस बिल डालते हैं, 2 आदमी डालते हैं, 2 नाम उन्होंने दिया था, इसलिए उनको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। यहाँ देखिए यूज़र लॉगिन अभी एडमिन ही है। अब मेरा फेवरेट शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F2 कर देता हूँ, यहाँ आके एनेबल कर दिया। अब इतना होने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ, मिसलेनियस मास्टर्स में आता हूँ, मार्कअप में आता हूँ। एक मार्कअप के लिए ऐड कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ मेकिंग चार्जेस। यहाँ लेता हूँ कंपाउंड डिस्काउंट, 2 टाइप का लेता हूँ। फर्स्ट वाला परसेंटेज ऑन आइटम लिस्ट प्राइस, सेकेंड वाला एब्सोल्यूट अमाउंट, अब यहाँ आके फर्स्ट वाला का नाम रख देता हूँ मेकिंग चार्जेस, सेकेंड वन का नाम रख देता हूँ मिसलेनियस अदर चार्जेस या मिसलेनियस चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस।
मैं इनका अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ दिया है। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके मेरा इनवॉइसिंग में मैं यहाँ आइटम मार्कअप को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ मार्कअप का नाम अभी रख देता हूँ मेकिंग चार्जेस। अब यहाँ आके आइटम और डिस्क्रिप्शन को इनेबल किया। ये एक्चुअली इसका ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप ये पॉइंट में जो किया है अभी इसको आप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली देखना है, छोड़ देना है बस। ये पॉइंट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये डेमो वीडियो बनाने में 4-5 बार बनाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलती हुआ, कॉन्सेप्ट तो ठीक से नहीं आया। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैं यहाँ डाला है ये वैल्यू, इसका ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू कैन नॉट बी एडेड। वो मेकिंग चार्जेस में ऐड करना है, लेकिन फिजिकल वॉल्यूम में कभी भी ये ऐड नहीं करना है। अभी अगर आपने यहाँ कर दिया तो फिजिकल वॉल्यूम में, फिजिकल वेट में ये ऐड होके आ जाएगा, इसका इफेक्ट तो आ जाता है। ये गलत स्टेप है, ये मैंने गलती से ऐड कर दिया, लेकिन आपको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है स्टेप को, आइटम डिस्क्रिप्शन को ड्रॉप करने का। लेकिन मैंने ठीक किया है, इसी इनवॉइस को दोबारा मैंने बीच में ठीक किया है, मैंने गलती समझ के ठीक किया है। अब जब ये वीडियो बनाने का टाइम में मुझे ये समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने अभी वॉइस ओवर का टाइम में आपको बोल रहा हूँ। इसको जरूरत करने फॉलो करने का जरूरत नहीं, ये स्टेप को आप जंप करने का। अभी ये नंबरिंग गिवरिंग पूरा कॉमन है, लेकिन वो आइटम डिस्क्रिप्शन को फॉर्मूला एडिट करके वहाँ लेने का जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी इतना तो फॉलो करो। अभी जर्नल को मैंने ले लिया, क्योंकि अब आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जर्नल को लेता हूँ वो स्कीम को पार्टी को क्रेडिट करने के लिए लेता हूँ। अब ऐड कर देता हूँ। ऐड से पहला अब रसीद डालना पड़ता है। पार्टी आता है, हर महीना रसीद डालता है। अभी 1-4 एडमिन तो एडमिन ही है, यूज़र नेम तो लॉगिन तो एडमिन है, श्रीमती भाग्यलक्ष्मी, अमाउंट 10,000। 10th एवरी मंथ 10th महीने के अंदर वो चेक, देखिए ये चेक का नंबर ये 6 डिजिट मैंने दिया, इसको आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चेक तो डाला है, जो आपका दुकान में जो चेक चलता है उसी चेक को, चेक का नंबर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब क्रेडिट किसके लिए हुआ? क्रेडिट SBI बैंक अकाउंट बोल के मैं लेता हूँ, बैंक अकाउंट नंबर मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। ये नोट्स यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दो बस। अब सेव कर दो। सेव मैं शॉर्ट नरेशन में डाल रहा हूँ। ये कौन सा महीने के लिए, ये मैं कहाँ भी लेता नहीं, ये शॉर्ट नरेशन मैं लेता नहीं हूँ। ये डालो या छोड़ो, ये आपका मर्जी। अब अप्रैल महीना का तो दे दिया इन लोगों ने, इन्होंने दे दिया। अब नेक्स्ट आता हूँ ये डेमो दिखाने के लिए। आपका दुकान में आके एक्चुअल टाइम पे आता है, लेकिन यहाँ ये डेमो के लिए अब मैं कंटिन्यूस रिसिप्ट डालते जा रहा हूँ। 10,000 इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक का कोई नंबर, यहाँ कोई नंबर आप दे दो, 72 44 55। यहाँ होता है मई 2024 स्कीम के लिए पेमेंट भर रहा हूँ, बांध रही वो औरत। अब इसी को कॉपी कर देता हूँ, 6 डिजिट नंबर। हाँ, अभी आता हूँ जून महीना पे। जून महीना में मैं एक दिल लेता हूँ 6/6 श्रीमती भाग्यलक्ष्मी। हम ऑब्लिक नहीं कहते हैं, हम कहते हैं /, सिंपली स्लैश बोलते हैं बस। जून 2024। अब सेव कर देता हूँ। इसके बाद जुलाई महीने का डालता हूँ रिसिप्ट, क्योंकि ये मेरा काम है डेमो पार्टी को दिखाने के लिए। अब जुलाई महीने में आता है 10,000। ये भी देती पार्टी चेक में देती या RTGS में देती, क्योंकि उसका सेफ्टी के लिए वो उसका बैंक अकाउंट से वो देती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ है बोल के प्रूव करने के लिए। आप कैश दिया, कैश भी ले सकते हो। बस हमारा लेडजर में पार्टी का बैलेंस रिसिप्ट डालना है बस, पार्टी से हमें क्रेडिट होना है बस।
पूरा 10 महीने 11 महीना होने के बाद 12वीं महीना उनको उनका ये आके लेके जा, ज्वेलरी उन शॉप का आके वो डिसाइड करके लेके जाता है। वो कंडीशन क्या है, वो स्कीम खत्म होते ही अगला महीना मिल जाता है। इनको क्या है, उनका मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। दुकान को लॉस कुछ भी नहीं होता है। और मैं वीडियो में आगे बताते ही जाता हूं। अगर पार्टी बीच में एक 6 महीने या 7 महीने के बाद स्कीम क्लोज कर दिया, उसको कितना जमा हुआ है उतना पैसा का गोल्ड मिलता है, पेमेंट तो नहीं मिलता है, पेमेंट रीबैक नहीं मिलता है। वो शॉर्ट नरेशन मैंने कहाँ भी मेरा रिपोर्ट्स में नहीं लेता हूं, क्योंकि हमें उनका वो रेफरेंसेस जरूरत नहीं है। इनका मास्टर का नोट्स देख दिया तो हमें पता चल जाता है कि इनका स्कीम क्या है और इनको कैसे पेमेंट किया है। अब सिंपली अब तो अक्टूबर आ गया, जनवरी तरफ आना पड़ता है 11 महीने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 11वीं महीना पे जाते हैं, 11th मंथ पे। कोई डेट 10 तारीख के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज रहते हैं, किसी का हाथ के किसी का कोई का अंडर काम करते रहता है, तब उनको पेमेंट अगर समझो कि 1 दिन या 2 दिन लेट हो गया तो सुधारना पड़ता है बिजनेस में। इसीलिए 10 तारीख के अंदर देना है बोल के एक कंडीशन डाला है। अब 2/12 का मतलब दिसंबर महीना 2024 का भाग्यलक्ष्मी मैडम जी ने अभी भी यहाँ आके 10,000 जमा कर देती हैं। वो भी इंस्ट्रूमेंट चेक थ्रू कर देती हैं, चेक कोई नंबर। शॉर्ट नरेशन का जरूरत नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारा जब पार्टीज रहता है तभी ये हर पार्टी का ये सब डालते हैं, बैठने के लिए नहीं है। सिर्फ पैसा अंदर आ गया तो बस। 1/1/2025 यहाँ आता है श्रीमती भाग्यलक्ष्मी मैडम का। अब 10,000 रुपीज जमा हो जाता है। होने के बाद अब इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक का कोई चेक का नंबर यह डाल देते हैं। जनवरी 2025 अब हो गया। अब होते ही अब आल्ट एल दबा के एक बार अब एक 10 महीने का हो चुका है। अब 1 महीना बाकी है स्कीम के लिए, स्कीम क्लोज होने के लिए 1 महीना बाकी है। अब जर्नल एंट्री में आता हूं। अब जर्नल एंट्री में आता हूं। अब यहां आके 1/2/2025 यहां डेबिट एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूं F3 दबा के। बोनस ऑन स्कीम, बोनस ऑन गोल्ड स्कीम, ये हमारे हाथ से पैसे जाने वाला है, इसीलिए मैंने यहां डाल देता हूं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, क्योंकि ये मटेरियल परचेस करने के लिए नहीं डाल रहा है। ये सेल्स प्रमोशन भी डाल सकता था, वो आपका मर्जी। आप आपका अकाउंटेंट को पूछ के आप पक्का अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मैं तो बिजनेस में नहीं हूं इसके लिए। अब इतना होने के बाद अब आल्ट एल दबा के इनका एक बार अकाउंट चेक करते हैं। अब 10,000 यहाँ ऐड हो गया।
अब होने के बाद एक इनवॉइस डालते हैं, एंटर 1-2। इन लोगों ने जनवरी महीना में गोल्ड नहीं लिया है। अब LGST 3% लेते हैं, श्रीमती भाग्यलक्ष्मी। अब एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे। यहाँ गोल्ड नेकलेस टाइप कर देता हूँ, वो वेट ऐड करने की जरूरत नहीं है अभी। फिर भी यहाँ भी मैं गलती कर रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रोसेस गलत है, बाद में ठीक कर देता हूँ ये प्रोसेस को। ये फिजिकल वेट ऐड नहीं होता है, ठीक है। अभी ये गलती है, फिर भी इसको अब थोड़ा देखो, बाद में मैं आगे इसका चेंज कर रहा हूँ। अब मेकिंग चार्जेस तो 18% है। मिसलेनियस 500 रुपया कहाँ से आता है? ये 0.1% ऑफ गोल्ड वेट मेकिंग चार्जेस क्या है, ये पॉलिशिंग में चला जाता है। पॉलिशिंग का चार्ज वो हिसाब से अगर डाल दिया आपको, अराउंड 250 रुपीज़ पॉलिशिंग बोल के इन लोग ऐड कर देते हैं। बाद में 45 रुपीज़ कैरेटोमीटर में, वो कैरेट टेस्टिंग करने के लिए 45 रुपीज़ वो बाहर नहीं दिखाते हैं। इसके लिए अभी मिसलेनियस चार्जेस 500 रुपीज़ बोल के डाल चुका है। अब यहाँ आता हूँ, एक गोल्ड हार के लिए इन लोगों ने एक स्टोन खरीदा है, वो खरीद के वहाँ वही फिट करवा के लेके जाता है। अब इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये गलती से मैंने डायरेक्ट ले लिया, ये एडजस्ट करना था, ठीक है, बाद में ठीक करेंगे। ये न्यू बिल नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ तो एडजस्टमेंट था, रेफरेंस में गड़बड़ में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। अब 1,39,986 देना है बोल के बोल रहा है, लेकिन डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस मैंने नहीं दिया है, वो देना है। अब रिसिप्ट 1/2/2025 में यहाँ आके श्रीमती भाग्यलक्ष्मी वो 10,000 का एक इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं, ये रिसिप्ट डाल के इन्होंने क्या किया है, अमाउंट पे करके वो भी चेक दे के इनका गोल्ड लेके जाने का टाइम पे इन्होंने क्या किया है, इनका पेमेंट सेटल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं क्वेरी लिखने के लिए। अब शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेरी। यहां लिखता हूं डेली प्राइस। ये डेली प्राइस होता क्या है, अब देखिए, सेलेक्ट डेली प्राइस का मतलब हमने 1 तारीख से फरवरी 1 तारीख 2025 के लिए हमने कुछ वहाँ रेट लिखा था, वही रेट। सेलेक्ट master 1.d3 from master 1 where master 1 dot code is equal to, ये एक्सेस डाटाबेस और एसक्यूएल डाटाबेस के लिए कॉमन है। इस क्वेरी में कोई कुछ अगर मेरा इजी वर्जन रहेगा, लेकिन आप एक्सेस डाटाबेस वाले कुछ घबराने का जरूरत नहीं, सेम ऐसे ही लिखो। एक्सेस डाटाबेस और एसक्यूएल टीएसक्यूएल का डाटाबेस का वो क्वेरी के लिए ऑलमोस्ट 60% तो सेम रहता है। बाद में टीएसक्यूएल का फंक्शंस अलग रहता है और डिटेल्ड फंक्शन रहता है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक्सेस डाटाबेस को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। वेयर tran2.watcher_type is equal to 9 एंड tran2.rectype is equal to 2। ये देखिए, यही हम कैरेट पर और गोल्ड स्टोन का पर कैरेट का रेट है। ये हमने फरवरी 1 तारीख के लिए डिफाइन किया था। अब प्रिंट के लिए मैं रेडी कर देता हूँ यहाँ, वेयर tran2 dot master code 1 is equal to select tran2 dot master code 1 from tran2, master code 1 from tran2 where tran2 dot where स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, where परवाह नहीं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी चलता है। where tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code and tran2 dot SR number is equal to @item SR number @ उसके बाद लास्ट लाइन में हमें लिखता नहीं है, वो सारा कंप्लीट है। एंड tran2 dot voucher type is equal to 9, बाद में पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहाँ लेके जाता हूँ आइटम डिटेल्स।
मुझे बॉडी में प्रिंट करना है। बॉडी में प्रिंट करने के लिए इसको ऐसे ही उठा के लेके जाना है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, एडवांस्ड इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में आता हूँ। यहाँ लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसमें कुछ परवाह नहीं। अब न्यू डिज़ाइन सिलेक्शन कर देता हूँ। फर्स्ट बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके अब 8 इंच में मैं सारा डिटेल्स को प्रिंट करना है। इसके लिए मैं कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ कर देता हूँ। वहाँ 8 इंटू 8 ज़ा 17 इज इक्वल टू 136। ये तो नॉन फैक्ट है मैथमेटिक्स। अब यहाँ बीच में लिखता हूँ ब्लैंक स्पेस 136 कामा एल, बाद में बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कामा फुल। ये इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मुझे परफेक्ट एक पेज लेआउट बनाना है। ये पेज लेआउट परफेक्ट नहीं बना तो मेरा प्रिंट प्रीव्यू में मुझे अलाइनमेंट ठीक से नहीं दिखता है। और बाई डिफ़ॉल्ट मैं क्या कर देता हूँ, मेरा तो माइक्रोसॉफ्ट XPS प्रिंटर रहता है। अलग प्रिंटर नहीं है मेरे पास, मुझे प्रिंटर का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखता हूँ E&OE, एरर्स एंड ओमिटेड एरर्स, बाद में 12 लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ अभी मेरे पास 84 कैरेक्टर्स का स्पेस है। अब यहाँ लिखता हूँ फॉर चांदनी ज्वेलर्स कामा 84 कामा R। अब 8वीं लाइन में लिखता हूँ। अब यहाँ से ये तो सेकेंड लाइन हुआ। 8वीं लाइन में लिखता हूँ ऑथराइज्ड CPA टोल ऑन CPA टोल ऑफ। यहाँ लिख देता हूँ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, बाद में 84 कैरेक्टर्स राइट, 96 कैरेक्टर्स राइट, 96 कैरेक्टर्स अलाइनमेंट राइट साइड अलाइनमेंट। बस इतना ही अभी सेव कर देता हूँ। हेडर में आता हूँ। हेडर में आके CPA टोल ऑन CPA टोल ऑफ कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ अभी मैं लेता हूँ वोचर हेडर इन्वेंट्री। ब्लैंक स्पेस तो मैंने लिया 84, नहीं सॉरी 78, हाँ 78। वोचर हेडर इनवॉइस कॉपी टाइप 18 कैरेक्टर का स्पेस लेता हूँ। यहाँ 18 कैरेक्टर राइट को लेता हूँ। टोटल 96 कैरेक्टर हो गया। अब पेज सेटिंग में आता हूँ। आके एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ मेरा अलाइनमेंट हुआ कैसा है। अलाइनमेंट तो ठीक हुआ है। देखिए अब इतना अलाइनमेंट तो परफेक्ट है। अगर ये कंप्लीटली मैंने ऐसे नहीं डिफाइन किया तो मुझे इतना परफेक्ट बॉक्स तो आउटर बॉक्स तो नहीं मिलता है। अब यूजफुल बॉडी स्पेस को नो कर दिया। नो करने के बाद अब लिखने शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ SR नंबर, उसके बाद BLV कामा ये, उसके बाद अमाउंट लेता हूँ, आइटम नेम लेता हूँ 25, बाद में एक ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, BLV कामा A डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद दोबारा एक कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ लेता हूँ मैं अमाउंट बिफोर टैक्स को लेता हूँ मैं। अमाउंट बिफोर टैक्स यहाँ नहीं मिलता है। अब इसको छोड़ के यहाँ लेता हूँ अमाउंट बिफोर टैक्स। यहाँ लेता हूँ 12 कैरेक्टर का स्पेस। अब इतना होने के बाद मुझे परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए BLV कामा ये कामा BLV कामा ये, दो उन BLV कामा ये के लिए ब्लैंक स्पेस डालना पड़ेगा। अब यहाँ से एक ब्लैंक स्पेस को लेता हूँ, लेके 122। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं हुआ कैसा है। अब देखिए ये थोड़ा गलती आ चुका है।
ये गलती ठीक करने के लिए दोबारा वापस जाना पड़ेगा। अब बॉडी में स्पेस क्या है वो स्पेस को दोबारा एक बार रीड करके देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा आता हूँ, बॉडी में आता हूँ। हाँ, 82 तो किया है मैंने। अब यहाँ HSN कोड होने के बाद यहाँ मैं SQL क्वेरी लेता हूँ, नंबर डाल देता हूँ, क्वेरी का नाम लिखता हूँ, डेली प्राइस PRICE नंबर कॉमा डेली प्राइस, यहाँ लेता हूँ 10 कैरेक्टर का स्पेस। BLV कॉमा A लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल वीडियो में नहीं दिया है। जो मैं कॉन्फ़िगरेशन गलती था वो मैंने ठीक कर चुका है। वहाँ तो 122 की जगह में अभी आप 82 देखा था। ऐसे ही गलतियाँ कहाँ कहाँ होता है वो थोड़ा मैं अल्ट्रेशन करते जाता हूँ, आपको कोडिंग तो पक्का मिल जाता है। अब देखिए मैंने इतना आगे बढ़ के आ गया है। अब इतना होने के बाद डेली प्राइस क्वेरी तो हो गया। ये टाइम मैंने क्या किया है, हर एक क्वेरी का नाम जो फंक्शन है उसी को ही लिया है। देखिए मैंने वो टाइम में बोला था मुझे वो आइटम साइजिंग इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए 24 ग्राम्स कुछ वहाँ मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप स्केल के ऊपर दूसरा दुकान को जाके आपने गोल्ड चेन रख दिया तो आपको 24 कैरेक्टर आता ही नहीं। तो तभी समझो ये मेरा गलती हुआ था, वो गलती मैंने बाद में ठीक कर लिया। अब देखिए अब यहाँ से शुरू की मेरा गलती ठीक करते जाता हूँ। I2 डॉट डिस्क्रिप्शन 1 DESC1 कामा नहीं, कामा नहीं, बस डायरेक्ट फ्रॉम कुछ भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं थोड़ा सर्कस कर रहा हूँ। आइटम डिस्क्रिप्शन 1 I2 डॉट डिस्क्रिप्शन 1 फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन एज I2 डिस्क्रिप्शन एज I2। अब मैं लेफ्ट ज्वाइन कर देता हूँ, किसके साथ, लेफ्ट ज्वाइन tran2 ऑन tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर कोड एंड स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू I2 डॉट SR नंबर। अब नीचे का लाइन में फिल्टर कंडीशन लिखता हूँ वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2, रेक टाइप इज इक्वल टू 2। इतना ना सेव कर दिया। अब रन कर देता हूँ। यहाँ पे रन करके देखिए मुझे 20.5, ये अगर दूसरा दुकान को जाके ये हार आज लेके जाके आपने स्केल पर रख दिया, आपको 20.54 ही आना है, वैल्यू एडिशन होना है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल वेट में नहीं। ये गलती मैंने किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते ही वो गलती भी मैंने सॉल्व किया है, इसीलिए मैंने आपको कहा था वो पुराना वीडियो में, वहाँ आपको गोल्ड के लिए आइटम डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है। गोल्ड का वेट नहीं बढ़ाता है, वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ा के मेकिंग चार्जेस में वैल्यू बढ़ा देते हैं बस। यहाँ नहीं, ये मेरा फर्स्ट गोल्ड वीडियो मैंने अराउंड मेरा 52 वीडियो के अंदर वो आता है गोल्ड का, श्री साई ज्वेलर्स मध्य प्रदेश का। वहाँ भी मैंने यही गलती किया था, लेकिन वो टाइम में मैंने सोचा नहीं था, दुकानदार वाले भी मुझे बोला नहीं था, वो उन्होंने बोला था ठीक है बोल के, वही हिसाब से किया था मैंने। अब वो गलती यहाँ पे अभी ठीक किया है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इसको ठीक कर देता हूँ। अब बॉडी में आता हूँ, मैं आइटम डिस्क्रिप्शन का वैल्यू यहाँ पे लिया है। एक्चुअली इसको भी, ये भी गलत है, बाद में इसको छोड़ के मैं क्वांटिटी लेता हूँ, वो 2 हटा के। अब तुरंत फॉर द टाइम बीइंग I am using this value right now, but later onwards I am going to discard even this also. Net weight, it is not the correct procedure. Somehow I have used it. Later I have realized my mistakes and I have corrected that. See, अभी 11 spaces, I have to reduce 11 spaces, then that blank space come down to 60. So now overall width should not exceed 136 characters. As such, total width of the
all printable characters inside the body should come to 136. Now it's all right. Now it has come to 136. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब नेट वेट हो गया. नेट वेट होने के बाद यूनिट. अब लिखता हूँ क्वेरी सेलेक्ट. अब सब क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे. सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 वेयर कोड. मैं यहाँ पे कोड इन भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया है. वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.cm2. cm2 मेन यूनिट होता है, cm3 सब यूनिट होता है, cm4 सेल टाइप होता है. वेयर tran2.ocho टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2.rect टाइप इज इक्वल टू 2. क्योंकि मुझे सारा डिटेल्स जो है सेल्स इनवॉइस से उठाना है. अब देखिए यहाँ पर आपको ग्राम्स कैरेट ये तो मेन यूनिट है. अब इसको प्रिंट करने के लिए मैंने क्या कर देता हूँ. अब देखिए यहाँ से कॉपी कर देता हूँ. वेयर tran2. नहीं, वहाँ से करना पड़ेगा. बस इतना सारा क्वेरी क्या है ये पक्का नहीं, वहाँ से नहीं, वहाँ नीचे से. ठीक है, लास्ट लाइन से अभी वो राइट कर देता हूँ. वो राइट करके यहाँ बॉडी पे आके आइटम डिटेल्स में आके सेव कर देता हूँ. डिटेल्स में आके सेव कर देता हूँ. अब सेव हो गया. अब एडवांस्ड में आता हूँ. यहाँ आके बॉडी में दोबारा चला आता हूँ. दोबारा चला आके यहाँ लिखता हूँ आइटम का सामने. अभी मुझे क्या करना है, वहाँ लिखना है मुझे यूनिट. ये यूनिट क्या होता है? यूनिट तो होता है क्वेरी का नाम यूनिट. अब यहाँ लेता हूँ मैंने 7+1 BLB का ये लेता हूँ. 8 स्पेस को भी मेरा टोटल ब्लैक स्पेस से कट करना पड़ेगा. अब 52 करना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस. अब सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद अब दोबारा एक प्रिंट प्रीव्यू आके देखते हैं यहाँ पे. अब देखिए 20.54 ग्राम सी आ गया. अब आगे बढ़ता हूँ. इतना तो ठीक है. अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, इन्वेंट्री में आता हूँ. आइटम कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ मैंने. यहाँ पे आइटम कैटेगरी तो इनेबल किया है. अब मास्टर्स पे आता हूँ, आइटम का सामने आता हूँ. अब देखिए गोल्ड नेकलेस लेता हूँ, यहाँ 22K कर देता हूँ. कैटेगरी क्या है, कैटेगरी का सामने. अभी F3 दबा के अब 22K 22 कैरेट. ठीक है, सेव कर देता हूँ. वही टाइप. अब सेव कर देता हूँ. ये एक्चुअली मेरे पास ये रिक्वेस्ट में मुझे सिर्फ 22 कैरेट का गोल्ड के लिए पूछा है. मेरा दूसरा 18 कैरेट का गोल्ड, 14 कैरेट का गोल्ड के लिए पूछा नहीं है पार्टी ने. इसके लिए मैंने सिर्फ यही लिया है. अब अगला और एक पार्ट मेरे वाला इसमें आने वाला है. वहाँ तो गिरवी का अगला एक वीडियो आने वाला है. वहाँ तो एक पार्टी ने मुझे पूछा है गिरवी बिजनेस का, गोल्ड गिरवी का पूछा है. वहाँ तो 18 कैरेट 14 कैरेट का वो सभी आता है. बाई बैक भी आता है. वो वीडियो अब थोड़ा टाइम के बाद मैं डाल रहा हूँ. सेलेक्ट मास्टर 1.cm11 फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1. अब यहाँ आपको लेना पड़ेगा मास्टर 1.cm1 क्योंकि आपको आइटम कैटेगरी ये आपका वर्जन को देखना पड़ेगा. मेरा तो 18 BC 18.21 वर्जन है. अगर ये अभी 13 वर्जन में मैं नहीं हूँ. इस वर्जन में यही कंडीशन है. अगर नया वर्जन में क्या है मुझे पता नहीं, थोड़ा कोड इधर उधर हो जाएगा. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9741864025 को आप मैसेज डाल दिया तो मैं मेरा आपको अल्ट्रा व्यूअर पे वो कोडिंग ठीक करके दे दूंगा. अगर किसी को कुछ पूछना है मेरे पास, वो व्हाट्सएप नंबर को आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ.
मेरा व्हाट्सएप नंबर 9741864025 है। ये 22K आ गया। अभी इसको प्रिंटिंग के लिए लेके जाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एंड यहाँ लिखता हूँ वेयर ट्रांटू डॉट मास्टर कोड 1 वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड ट्रांटू डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ वो @ स्टार्टिंग में एंडिंग में वो बिजी ने प्री डिफाइन कर चुका है, वो पूरा वेरिएबल्स बन जाता है। वो बिजी ने अपना बैक एंड में ये पूरा डिटेल्स ये सारा बना के रख चुका है आप लोगों के लिए। इसीलिए हमको क्या करना है, जो हेल्प में इनका डाटा मैनिपुलेशन फील्ड में जाके आपके सारा पढ़ लिया तो पूरा समझ में आता है। मैं तो वहीं से पढ़ के पूरा सीखा है। और मैं एक्चुअली राजकुमार विश्वकर्मा जी से, बिजी विन का बॉम्बे ऑफिस का राजकुमार विश्वकर्मा जी का वीडियो देख के ही सीखा है। आप भी देख के सीख सकते हैं। उनका वीडियो में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में उन्होंने एक बात बोला है, अगर आपको बिजी सीखना है ये वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला था मैंने प्रैक्टिस किया, वो मैंने पा लिया। इसलिए मैं बोल देता हूँ, आपको अगर SQL सीखना है, राजकुमार विश्वकर्मा जी का 2 या 3 वीडियो है, उसको फॉलो करके देख लीजिए। उनका वेबिनार है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मुझे भी उतना अच्छा एक्सप्लेन करने नहीं आता है, आप देख के समझ सकते हो। और बिजी ने हेल्प में भी बहुत अच्छा दिया है। अब देखिए हम लोग दोबारा जाके देखिए 22, ये थोड़ा अलाइनमेंट गलत हो चुका है, वो अलाइनमेंट मैं अभी ठीक करने वाला हूँ। अब HUID क्वेरी कंटिन्यू करते हैं। select I2 dot serial number from item serial number as I2। अब लिखता हूँ राइट जॉइन ट्रांटू ऑन ट्रांटू डॉट मास्टर कोड 1 is equal to I2 dot item code and ट्रांटू डॉट voucher code is equal to I2 dot voucher code, where ट्रांटू dot voucher type is equal to 9 and ट्रांटू dot rect type is equal to 2। अब ये क्वेरी rect type is equal to 2। अब ये क्वेरी अभी रन करके देखता हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट तो आ गया है। अब यहाँ नीचे लिखता हूँ एंड अब वेयर के सामने लिखता हूँ वेयर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @ and ट्रांटू डॉट SR number is equal to @item SR number @ and I2 dot voucher item SN is equal to @item SR number @। अब हम इस क्वेरी में आइटम डिटेल्स में ले लिया है। अब प्रिंट को भेजता हूँ इस क्वेरी बिल का इनवॉइस का बॉडी में लेके आता हूँ बॉडी। अब यहाँ आया, यहाँ अभी मुझे लिखना पड़ेगा HSN कोड प्यूरिटी के बाद यहाँ अभी डालना पड़ेगा मेरा वो क्वेरी रिजल्ट। अब वो तो टेक्स्ट है, 6 डिजिट का ये है। अब यहाँ लिखता हूँ HUID +10। अब यहाँ लिखता हूँ C BLV ये। अब 11 स्पेस ब्लैंक स्पेस में कम करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब 28 करके सेव करके देखता हूँ।
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, सिर्फ हार के सामने, गोल्डन नेकलेस के सामने, अब देखिए यहाँ HUID आ गया, HUID आ गया है। बस अभी हमारा सीरियल नंबर सिर्फ गोल्ड हार के लिए था, गोल्ड हार अभी आ गया है HUID। अब ये क्वेरी लिखता हूँ, न्यू वेट, ये क्वेरी में यहाँ आ गया। अब डेली प्राइस क्वेरी का लास्ट 4 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नेट वेट क्वेरी पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आके क्वेरी टाइप आइटम डिटेल्स लेता हूँ, लेके सेव कर देता हूँ। अब मुझे ये ज्वेलर का ग्रॉस वेट यहाँ पे टाइप करना है, इनवॉइस डिजाइन में टाइप करना है। अब देखिए डायरेक्टली वहां से ले लिया मैंने, जो पहला आइटम डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 लिया था उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे तो मैंने नहीं लिया है, वो तो डेली रेट जो है वो आइटम डेली प्राइसिंग से उठा लिया है। अब दूसरा क्वेरी लिखता हूं, GST रेट। ये 2-3 टाइप में आप लिख सकते हो GST रेट। सेलेक्ट M2.D2, ये सब क्वेरी ने अब डायरेक्ट लिखता हूं, M2.D2 फ्रॉम master support as M2, left join tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to M2 dot D2, नहीं सॉरी, M2 dot master code, अब ये चलने वाला नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक, ठीक सा लॉजिक नहीं है। where tran2 dot OJ type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। देखिए आंसर नहीं आया, ये डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करने का है। अब मास्टर 1 टेबल को मैंने ज्वाइन करना है। master 1 dot CM8 is equal to tran2 dot master code 1। अब इसको हटा के अब लिखता हूं master 1 on master 1 dot CM8 is equal to M2 dot master code। इसके बाद और एक ज्वाइन लगा देता हूं मास्टर कोड। अब where M master 1 dot master type is equal to 6। ठीक है, अब हो गया। अब इतना होने के बाद where master 1 dot code is equal to, अब देखिए मैं लिखता हूं select tran2 dot master code 1 from tran2, where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot SR number is equal to @item SR number ठीक है, and tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूं। यहाँ के आइटम डिटेल्स में लेता हूं, जो डायरेक्ट मुझे
इनवर्स डिजाइनिंग में भेजना है वो तो भेज दिया है। अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, बॉडी पे आता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ 28 स्पेस में यहाँ लिख देता हूँ SQL क्वेरी नंबर, नेम होगा GST रेट, GST रेट। मुझे इतना सिर्फ 7 कैरेक्टर्स का जरूरत है, 7। अब एक ब्लैंक स्पेस BLV का मैं ये लेता हूँ। अब 8 स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गया, 8 स्पेस ऑक्यूपाई होते ही ये अब ब्लैंक स्पेस में 20 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करके अब सेव कर देता हूँ, सेव करके अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। ये मेरा क्वेरी है, ठीक है। अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आके देखता हूँ, मेरा GST रेट प्रिंट होके आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, नेम मेकिंग चार्जेस, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब शुरू कर देता हूँ, सेलेक्ट I2 डॉट डिस्क्रिप्शन 1, I2 dot description 2 from item description as I2, left join tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to I2 dot item code। एक्चुअली ये ज्वाइन हो ही नहीं सकता है। कभी कभी आपको भी पता होना चाहिए कि गलती करके बाद में ठीक करना है, ये ज्वाइन नहीं हो सकता है क्योंकि I2 टेबल में, आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल में आइटम कोड नहीं है। वो एक्चुअली मैंने गलती से लिखा है, वो पैरामीटर टेबल, देखिए अभी एरर मैसेज आ गया। वो एक्चुअली क्या है, tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू I2 डॉट वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू I2 डॉट SR नंबर, where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, rect type is equal to 2। बस इतना ही काफी है। देखिए अभी 20.54 ग्राम्स वो नेट वेट है, बाद में 18.52 कुछ आपने देखा है ना, वो तो डिस्क्रिप्शन 2 में है। वो 18 क्या है, वो एक्चुअली वैल्यू एडिशन है। and comma tran2 dot d6 is nothing but list rate। इतना तो मुझे मिल गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट master1 डॉट d3 फ्रॉम master1। ये master1 डॉट d3 क्या है, वो आइटम डेली प्राइसिंग का प्राइस, वो जिन जो 22 कैरेक्टर गोल्ड का 8252 जो बोल के हमने लिखा था ना, वही वो master1 डॉट d3। अब सेव कर देता हूँ 8252। देखिए मैं तो बिजी 18.26 वर्जन में हूँ। ये तो मेरा पीसी से नहीं किया है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा दोस्त का पीसी से किया है। ये शायद I2 डॉट d3 अगर बिजी 21 में अगर कुछ फील्ड दूसरा है तो ढूंढ के देखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हुआ है, अब थोड़ा अल्टर करूंगा ये क्वेरी को। हाँ अब तो इतना तो आ गया। इतना आने के बाद मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूं। अब रन कर देता हूं, रन हो गया। अब ये आंसर को डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं।
सारा आंसर डिवाइडेड बाई 100। अभी मुझे मिल गया पर ग्राम का मेकिंग चार्ज, दैट कम्स अराउंड 1485.36। ये मेकिंग चार्ज पर ग्राम। देखिए ये मुझे मेरा दोस्त ने जो दिया है उसी सारा डाटा हम लोग यहाँ फीड कर रहा है। अब वो तो i2.description1 को हटा देता हूँ मैं, वो उसका ज़रूरत नहीं है। अभी एक रन करके देखते हैं, यही मेकिंग चार्जेस आ गया। अभी इस चार्जेस को अब हमने क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट इसको हमारा इनवॉइस बॉडी डिज़ाइनिंग में लेके जाना है। अब यहाँ लिखता हूँ वेयर ट्रांटू डॉट वोचर code is equal to @ code and tran2 dot sr number is equal to @ sr number लास्ट लाइन तो वो काफ़ी है। अभी यहाँ पे जो एंड i2 डॉट sr number is equal to, ये एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं था, आइटम SR नंबर @ यहाँ अभी आके आइटम डिटेल्स में मैं लेके जाता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसी क्वेरी का रिजल्ट मैंने मेरा इनवॉइस डिजाइनिंग में लेके जाता हूँ। मेरे इनवॉइस में मुझे प्रिंट करना है, मुझे इनवॉइस डिजाइनिंग में सेम को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आना है रेट के पीछे, यहाँ 20 स्पेस में यहाँ तो मुझे प्रिंट करना है मेकिंग चार्जेस। डेली प्रोसेस तो हो चुका है। अब क्वेरी का नाम है मेकिंग चार्जेस। आप कोई नाम देख सकते हो, जो नाम आप देते हो उसी नाम को यहाँ इनवॉइस डिजाइनिंग में भी सेम नाम को दोबारा आपने राइट करना पड़ेगा। समझो कि अगर इस क्वेरी का नाम अगर आपका सिस्टम में आपने एप्पल बोल के लिख दिया, यहाँ एप्पल ही लिखना पड़ेगा, मेकिंग चार्जेस नहीं लिख सकते हो आप। अब 9 ब्लैंक स्पेस 9 हो गया। अब सेव कर देता हूँ। अब दोबारा इसको रन कर देता हूँ क्वेरी। अभी जब रन कर देगा तो तब हमारा गोल्ड प्राइस का सामने गोल्ड का रेट मेकिंग चार्जेस तो आना ही है। देखिए दूसरा जगह पे नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया, फिर भी ओपन नहीं हुआ। अब नया क्वेरी लिखता हूँ, यहाँ पे नाम होगा एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा बोल के लिखा है बस, कोई बात नहीं। सेलेक्ट tran2 dot c2 tran2 dot c2 कॉलम नेम होगा, ये क्या किया है मैंने D38 फ्रॉम, ये एक्चुअली मुझे मार्कअप चार्जेस दे देगा। फ्रॉम tran2 D28 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना तो हो गया। वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आने वाला है, is equal to 2। अब यहाँ तो 0 आ गया। अभी मैं हटा के लिखता हूँ tran2 dot c2 मुझे लेना पड़ेगा। मैं सारा टेबल का डाटा ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे लेना पड़ता है tran2 dot c2। देखिए C2 अभी आ गए यहाँ पे 18PL + 500 ये भी हटा देता हूँ tran2 dot c2। अब शुरू कर देता हूँ। बस इतना तो आंसर आ गया। अब इतना आंसर आने से इतना से लेके मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट, एक कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ नहीं होने वाला है, कॉमा। अब कॉमा, अब इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखता हूँ PP + AB कॉमा। अभी मुझे 5 स्पेस हटाना है, टोटल ब्लैक स्पेस 5 स्पेस हटा के अब बाहर से मुझे लिखना पड़ेगा कैश्ड एज varchar वेरचार। आप कुछ भी बोलो, आपका मर्जी, जैसा आप बोल सकते हो ऐसा लिखो। अब इतना लिखने के बाद भी फिर भी मुझे वहाँ पे एक आ गया, ये PP नहीं है PL था।
अब देखो दोबारा रन कर देता हूँ, पीपी तो डिस्काउंट में मैं लेता था, अब देखिए 18 एक आ गया, 500 एक आ गया। अब हमको लेना है राइट साइड से राइट ऑफ कॉमा वर्कर के बाद कॉमा 4। अब 800 तो शायद फुल नहीं आ पाएगा, देखिए नहीं आया है, 500 नहीं आया है। अब तो मुझे लेना पड़ेगा 6 स्पेस, 8 स्पेस लिया है मैंने। लेकिन सिमिलर को मैं एक्सेस डाटाबेस में वैल ऑफ फंक्शन लिख देता था, VAL वैल, बाद में लेफ्ट साइड का ब्रैकेट, राइट साइड के ब्रैकेट के अंदर tran2.c2 लिख दो, आपको 800 प्लस 500 बोल के आ जाता है। तब आपको राइट फंक्शन ले लो, जैसा यहाँ मैंने लिया है वहाँ पे राइट ले लो, कॉमा 6 कर दो, क्लियर होके आ जाता है ऑटोमेटिकली। और PLGL सब कुछ आपको डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, ये तो TSQL है, इसके लिए ऐसा हो जाता है। अब ओके ठीक है, एरर आ रहा है, ये ढूंढ के अभी ठीक कर देता हूँ। डाटा टाइप पे एरर आ रहा है, एस इंट तो नहीं चलने वाला है, एस इंट ठीक है। अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, 1 सेकेंड देख के टिक कर देता हूँ। अब दोबारा रन करके देखता हूँ इसका हालत क्या है। वैर के बाद यहाँ तो लिखना पड़ेगा 8, ठीक है। अब तो राइट के लिए ठीक हो गया, अब 500 तो आ गया। अब इसका सामने मैं अभी लिखने जाने वाला हूँ, लेफ्ट, अभी लेफ्ट से 3 स्पेस लेता हूँ बस। 500 एक ही है ना, मैक्सिमम ऑफर तो हम उतना ही देते हैं लेफ्ट से, अभी थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। अब देखिए 500 तो आ गया है, अब 500 तो आ गया है। अब इंटू 1.0 कुछ नहीं, ये होने वाला नहीं। एक्सेस में तो चलता था, SQL सर्वर में नहीं होता है, ये तो बैकएंड SQL एक्सप्रेस है, इसमें नहीं होता है। अब कैस्ट फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे दोबारा, वेयर एंड। अब एक फंक्शन यूज़ कर देता हूँ कैस्ट, या कन्वर्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, एज कैस्ट एज इंट, कैस्ट एज फ्लोट, ठीक है। अभी हो जाता है, अब होने वाला है। लेफ्ट फंक्शन में ऐड हो गया है ना, वेर, ठीक है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। फ्लोट ले लिया, फ्लोट में वो तो डेसिमल प्लेस आ गया। अब इतना तो आ गया, अब आगे बढ़ता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव करके डायरी प्रोसेस क्वेरी का जो मैंने बाहर लिया है इतना भी सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके एक्स्ट्रा पे आता हूँ, फ्रॉम tran2 से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हो गया है, आइटम डिटेल्स में आ गया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है मैं लिख देता हूँ, अभी इनवॉइस डिज़ाइन में 9 स्पेस का वैल्यू जो है वहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ एक्स्ट्रा बॉडी में। अब देखिए यहाँ तो ब्लैंक स्पेस 9 है, वो 9 को हटा के 9 का जगह में लिखने वाला हूँ मैं। SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, नंबर टाइप लेके यहाँ लिखता हूँ एक्स्ट्रा, मेरा क्वेरी का नाम है एक्स्ट्रा। यहाँ तो नहीं, मुझे लेना पड़ेगा 9 हैशटैग NZB मैं लिख सकता हूँ सामने, क्योंकि मैंने आपको लास्ट एक 10 मिनट का या हाफ एन आवर पहले बोला था, क्योंकि पॉलिशिंग 0.1% ऑफ ग्रॉस वेट हो जाता है। उसके बाद हॉलमार्क चार्ज भी एक्स्ट्रा पार्टी से कलेक्शन करना पड़ता है, वो बार बार वो सब दिखा नहीं सकता है, इसके लिए यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस बोल के लिख चुका है। कोई केसेस में स्टोन को पॉलिश करना पड़ता है, ग्राइंडिंग करना पड़ता है, वो पूरा
सामने हर आइटम के लिए वो अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस तो ऐड नहीं कर सकता है। अब इतना तो हो गया है। उतना होने के बाद अभी एक्स्ट्रा चार्जेस राइट, अभी एक नया क्वेरी लिखता हूँ। देखिए बिजी ने यहाँ आपके लिए क्या किया है, या फंक्शन बोल के सब साइड F4 दबा के आता है ना, अब ड्रॉप डाउन मेनू, ये सब ऐसे ही हुआ है। अब ये क्वेरी लिखता हूँ मैं PARM, ठीक है। अब सेलेक्ट I2.C1 comma I2.C1 from item parameter details as, नहीं यार नाम तो आइटम PARMDET बोल के है, लेकिन मैं बोल देता हूँ आइटम पैरामीटर डिटेल्स। मेरा कहने पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसी पे ध्यान देना है। लेफ्ट जॉइन tran2 ऑन tran2.mastercode1 is equal to I2.item code, I2.item code, item code, and tran2.voucher code is equal to I2.voucher code, I2.voucher code, where tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2। इतना क्वेरी लिखो, इतना क्वेरी लिखते ही बस होता है। अब देखिए मेरा तो कंडीशन क्या है, वो गोल्ड का क्लैरिटी FL है और स्टोन का टाइप जेड है। ये थोड़ा याद करो, जब हमने इनवॉइस डालने का टाइम में यही आया था। अब लिखता हूँ P2.C1। अब एक दूसरा टेबल लाके यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। वो टेबल का नाम है इनर ज्वाइन JOIN। यह स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। अब गलती आपसे भी होता है, क्योंकि एक एक बार ऐसा गलती करके ही टिक कर लेना है। इनर ज्वाइन कॉन्फ़िग, वो टेबल का नाम है कॉन्फ़िग एज P2, कुछ भी नाम आप दे दो, एज P2 ऑन P2.L1 इज इक्वल टू, अब एक सब क्वेरी लिख देता हूँ। सेलेक्ट master1.parent group from master1 where master1.where parent grp from master1 where master1.code is equal to। ये लॉजिक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सीक्वल क्वेरी सब भी लिख सकता है, लेकिन लॉजिकली राइट करने के लिए थोड़ा स्किल होना पड़ता है। मैंने तो श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी से सीख लिया है, उनका वीडियो देख के सीख लिया है। आप भी कोशिश करो, आपको भी हो जाता है। अब कामा, अब यहाँ क्या कर देता हूँ, इन दोनों टेबल को कॉनकैट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। अगर आप एक्सेस डाटाबेस यूज़ करने वाले हो तब आपको कॉनकैट का जगह में एम्परसेंट प्लस सिंगल कोट एम्परसेंट ऐसा कंडीशन यूज़ करना पड़ता है। देखिए FL क्लैरिटी तो FL, ये सामने का पीछे पहले का सामने आ गया। अभी P2C1 फर्स्ट आना था, प्लस सिंगल कोट प्लस, ठीक है। अभी एक स्पेस देने के लिए ऐसे किया है मैंने। देखिए स्पेस तो आ गया है, लेकिन FL क्या है, FL नहीं, क्लैरिटी FL होना है। फर्स्ट P2.C1 पहला आना है, वहां तो मैं I का जगह में कामा यहां भी पेस्ट कर देता हूं, यहां I2.C2 कर देता हूं, P2.C2 कर देता हूं, कॉमा डालता हूं और एक बार पेस्ट कर देता हूं, I2.C3 करता हूं यहां पे। ये करने का पर्पस क्या है मेरा, अगर आप पैरामीटराइज्ड डिटेल्स आपने यूज किया है इनवॉइस में आपका, वो तो सारा इनवॉइस वैसे ही प्रिंट होके आना है। अब देखिए यहाँ तो डॉट तो आ रहा है। डॉट एक्चुअली बेसिकली आई हैव नॉट कॉल्ड इन फॉर डॉट, वो डॉट को हमने बुलाया ही नहीं है, बस हमको एक खाली जगह छोड़ना है। खाली जगह छोड़ने के बाद ये आंसर आना है। अब समझो कि स्टोन में ऐसा डिटेल्स नहीं है, तब वो कॉलन मार्क सभी जगह में कॉलन मार्क आते ही चला जाता था। तब अब हम यहाँ लिखते हैं वेर tran2.voucher code is equal to @voucher code tran2.voucher code is equal to, ये मास्टर कोड 1 से भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मुझे
मेरा मूड अभी ऐसा है, अभी इससे लिखना है बोल के है, इसीलिए मैं अभी लिख रहा हूँ tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल एट द रेट वोचर कोड एट द रेट एंड tran2 डॉट एस आर नंबर इज इक्वल टू I2 आइटम एट द रेट आइटम एस आर नंबर एट द रेट, इतना तो लिख देता हूँ बस। ठीक है, ठीक है। अभी इस सेम क्वेरी मैं आइटम बॉडी में लेके जाता हूँ। बॉडी में लेके जाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशन फर्स्ट F4 दबा देता हूँ सेकेंड लाइन का जगह पे मेरा माउस पॉइंटर रख के। अब F4 दबा देता हूँ, F4 दबा के मैं लेता हूँ प्रिंट इफ एनी। प्रिंट इफ एनी फील्ड का स्पेशलिटी क्या है, अगर है वो प्रिंट करता है, अगर डिटेल्स उसका सामने नहीं है वो प्रिंट नहीं करता है। यहाँ देखिए मैंने पर्पसफुली ब्लैंक स्पेस 4 लेता हूँ क्योंकि यहाँ तो मेरा सीरियल नंबर होता है 3 के बाद आता है BLV कमा ये, लेकिन आपने प्रिंट इफ एनी कंडीशन यूज़ करना है तभी आपका BLV कमा ये यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ ब्लैंक स्पेस 4 लिया है, क्वेरी ना नाम लिखा है PARM सेमी कॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन कॉलम इज इक्वल टू 2। मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ। मेरा तो टेक्स्ट तो है 25 कैरेक्टर्स का, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 कैरेक्टर का। अब सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके और 2 बढ़ा लेता हूँ। अब रो इज इक्वल टू 1 ही रहता है मेरा, कॉलम वैल्यू चेंज हो जाता है। अब दोबारा और एक प्रिंट इफ एनी कॉपी कर देता हूँ। अब रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 3 हो जाता है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। देखिए अभी प्रिंट प्रीव्यू में मेरा कंडीशन क्या है, मुझे ऑटोमेटिकली पैरामीटर डिटेल्ड है वो प्रिंट होना है। देखिए बिजी ऑटोमेटिकली आपका काम कर देता है। देखिए FL क्लैरिटी D2F कलर पियर्स कट हो गए, ये जो सामने होना था वो पीछे आया, पीछे होना था जो सामने आ गया। अब उसको थोड़ा क्वेरी हटा के टिक कर देता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं, हाँ PARM क्वेरी हटा देता हूँ। अब देखिए P2 C2 वो वैसे ही रहता है, C1 वैसे ही रहता है। अब I का जगह पे ये तो मैं कॉपी कर देता हूँ, बाद में थोड़ा सोच के कर देता हूँ, वो वैसे ही रखता देता हूँ। अब I का जगह में P लिख देता हूँ, यहाँ P का जगह में I लिख देता हूँ। केस तो उतना ही, तो इफेक्ट तो उतना ही हो जाता है। आंसर में जो मुझे होना है वो आंसर आ जाता है। अब इतना होने के बाद P2.C3 प्लस सिंगल कोट प्लस I2.C3 अब सेव कर दिया। अब देखिए हमारा आंसर उल्टा पट्टा हो जाता है। अब फर्स्ट क्लैरिटी लेफ्ट को चला जाता है, देखिए चला गया। क्लैरिटी FL कलर D2F कट पियर्स स्टोन में जेड गोल्ड टेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बिल सन्ड्री मैं क्रिएट कर देता हूं, डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी नहीं, ये बस डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट पर ग्राम इतना ही लिखना था, वो पूरा जरूरत ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं था। डिस्काउंट पर ग्राम ये सब्ट्रैक्टिव है। यहाँ तो कैटेगरी आना है, इसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी क्या है 100 रुपीज़ पर ग्राम चलता है। कौन सा टाइम में चलता है, स्कीम। अब ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ सेव कर देता हूँ। देखिए मुझे आ गया 100%। ये मेरा गलत है क्योंकि मैं टैक्स सभी ऊपर दिखा के अब पर मेन क्वांटिटी, ठीक है, ये भी गलत है। दोबारा शिफ्ट को हटा देता हूँ, आल्ट एम मार के अभी हटा देता हूँ। यहाँ हाँ अभी देखिए अब तो ठीक आ गया। अब दूसरा कंडीशन डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस। डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस क्या है, स्कीम का हिसाब से 10% है। अब थोड़ा गलती हो चुका है, अभी वो गलती ठीक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आके 5840 क्रेडिटर बैलेंस हो गया। अब उसको 5840 लेस करना पड़ता है।
अब सेव कर देता हूँ। सेव करके एक बार देखते हैं 10,000 हो गया। ये अभी 10,000 लेस करना पड़ेगा। ये 1 लाख नहीं है, 97,97066। बस अभी तो ठीक हो जाता है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके अब देखते हैं, अभी बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखते हैं। एक्चुअली टैक्स पहला नहीं आने का, तो मैंने क्या किया था, मैं टेस्टिंग कर रहा था बस। वो CGST IGST उसको पूरा हटा के वो लास्ट नीचे ऐड होना है, ये मैं बस टेस्टिंग कर रहा हूँ। बस मेरा डिज़ाइनिंग सही है या गलत है, वो बाद में दोबारा मैं ठीक कर देता हूँ। हो गया है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने रेसिप्ट डिज़ाइन कहाँ भी नहीं देखा है। इनवॉइस डिज़ाइनिंग हो गया। अब एडवांस्ड पे आता हूँ, रेसिप्ट डिज़ाइन में आता हूँ। यहाँ लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन। इनवॉइस डिज़ाइनिंग तो हो गया, बस रेसिप्ट डिज़ाइनिंग अभी शुरू नहीं किया है मैंने अब तक। अब यहाँ रेसिप्ट डिज़ाइन में मुझे क्या होना है चाहिए, अगर एक पार्टी दूसरा स्कीम्स में रह सकता है, वो दूसरा स्कीम में रहने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको स्कीम का सारा डिटेल्स मैंने आइटम मास्टर में डाल के रख चुका है। वो आइटम मास्टर जो पार्टी का हम लोग रिसिप्ट डालने का टाइम पे वो पार्टी का सारा डिटेल्स क्या है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है। अब कंपनी का नाम डालता हूँ यहाँ पे, कंपनी नेम। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ। लेकिन मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारा कैलकुलेशन that should come within CPA tool on and CPA tool off. So that means even though if I use data font on and data font off, I may go up to 40, anything I wish. Font size could be anything, but everything should be printed only within 96 character space. So here I am going to select whatever the font that I need to print. See here, so far I have not selected anything. Now I'll go to M field. यहाँ देखिए Magneto bold. This is my font. Double click on it. Whatever the font name that you see here, that is Magneto. Here I am seeing it as Magneto bold, but there the font name is Magneto. Courier हटा देता हूँ, so I am removing that Courier. Here I am writing it as Magneto. But bold I need not mention it over there. Bold I could mention. Here it is 96. See, I want that name to be spread freely across 8-inch width. My paper width, whatever I have selected is for of 96 characters. So as I have selected it between 96 characters, that means I can print 96 characters. That is 12 characters per inch, and across 8-inch width I can print 96 characters. Here what I have made is company name should appear, address should appear at the center. Instead of providing a new line at the right side end of the first line, I am putting a line called quarter line at second line. See, Busy has shown you that method, but we designers, we follow our own method. I need not follow Busy's method. Every field that is written over there in the Busy I need not follow. I can have my own views. See, so such a flexible software, it allows you to design as you wish. You need not follow Alt F. You can follow your own methods. I mean to say, you can play with Busy. This is company telephone number. I want to fix it as 96, C, and then I don't want to mention that email address. That's not needed for me here. CPA tool on, CPA tool off.
total width of 96 characters, BLH comma F. It's okay. It will, in this case it is not going to be a wrong decision, it will be a correct decision. अब आगे बढ़ते हैं. ऐड, अब क्वेरी का नाम होता है लॉगिन यूजर. सी हियर just I am using is this query to extract the name of the person who is in charge of this PC, who is making the bill. अब लिखता हूँ select, see what I am writing here is c2.username comma c2.actionTime from checklist as C2. Inner join, what I want to inner join? I want to inner join with tran1 table. Inner join tran1 on tran1.mastercode1 is equal to tran1.vouchercode is equal to, sorry, it was tran1.vouchercode is equal to c2.code, where tran1.voucher type is equal to 9 and tran1. Bas, that's all. Voucher type is equal to 9 by, sorry, it is a mistake that I will correct it later, where tran1.voucher type, no, actually I made a mistake here. Yes, that I am correcting right now. It is 14. क्योंकि whatever that is there given there in C2 dot type is equal to 1. इतना लिख देता हूँ. बस after writing this, I will run this query. Save. This is saved, and I will run this query. See, while after running this query and C2 dot action is equal to 1. So I am going to run this query. So there's nothing, no result has come. So I may have to stop only at C2 dot tran2 or tran1 dot voucher type is equal to 9. That perhaps I may have to stop it over there. See, whatever the invoice, some 2 cases, yes, 3 cases. You can find 1, 2, 3 cases. You can find that girl name as Shweta. She was our representative of this particular shop, where tran2.c2 type is equal to 1. So what I'm going to have, I don't find anything right now here. So just I'm going to remove that C2 question. I'm going to remove that concept of C2. I have removed. Now I'm going to write it as where and where tran1 dot voucher code is equal to @ voucher code. Bus, that's all. Voucher code @ here I'm removing action time from here, and here I'm going to make it as voucher head accounting. Please note it, here I'm going to add it to the query type as voucher head accounting, because accounting vouchers, pure inventory vouchers, they are different, and pure accounting vouchers, they are different. Pure accounting vouchers, there are 4-5 types. So here I may have to take, there's no option for me, I happen to take only as voucher header accounting type. Say I'm going to write in here as login user. That is my query name, and I'm using only that. Saving that. Okay, after saving that, let me check one query. Let us check the query header. New design. Yes, now I can see sales rep name has come as admin. Okay, it is done now. Now, okay, let's go ahead. Now I'm going to write one more query. Its name is scheme last date. Sorry, full name is scheme last date. See, according to the terms and conditions of the scheme, if the party fails to pay within 10th, then he will not be able to get bonus. But one, that is the first condition. Second condition is, suppose if the party leaves the scheme in between the 1st and 11th month, then he will not be able to get the bonus amount. There will be no cash back, but whatever the money he has paid so far in between anything, that will be given back, not as a cash, but that will be deducted while purchasing the gold material or diamond material
from the shop. See here I have mentioned as end of month function I have taken, but at this moment this is not in the form which I was expecting. So what I do is I will use cast as date time, not as date but as date time. See now I can see in this readable format. Okay, it's according to our almost near about our Indian format. Now I'm going to add what is called a date add function. Date add comma dd comma how many days I want to add 10 days comma same, the line as it is extends further. Here I'm going to add one more right parenthesis. Now I'm going to run this query. While running this query, this gives me the 10th date of every month. Here you can see the result on the screen. This is enough. Now I want to print this in my receipt design. To print this in my receipt design, what I do is here in front of the where I'm going to write it as where tran1.voucher code is equal to @voucher code . Then this is what I'm writing right now. I have typed. Now I'll go to query here. See, I told it is a pure accounting voucher, so I have to go to voucher header accounting, because receipt and payments they do come under accounting voucher category. So there I have to mention my query type as, see now scheme last date. I'm going to take a text field, or I can select date type field, date field. Here I will just select scheme last date. That is the name that I gave for that query. Here I'm going to make it as 26. So I'm going to save it now. My format gives the result of that query. So whatever the, you can randomly check any receipt. For that extent you can randomly check any receipt. Now in the receipt you are going to find the scheme last date that is now active, and you can see that here in this query. So this part is over right now. Here everything is coming out as we have planned earlier. So here 1/10/2025, that should be the 10/1/2025. Yes, that is the expected result. Okay, now this portion is over. Now I'm going to write scheme. What is that scheme? See, there is a scheme and I must write down what is the result of the scheme. See, that should be printed out automatically. Here I'm going to write it as master1.master notes from master1, where no, master1 left join. Now I'm going to left join tran1 on, no, not tran1, it should be tran3 on tran3.mastercode1 is equal to. You may ask me why you have selected tran3 table. That is purely by experience. tran3.mastercode1 is equal to master1.code, where tran3.voucher type is equal to voucher type is equal to 14, and master1 dot parent group grp is equal to 116. Now I'm going to run this query. This is what I'm seeing. This is the answer that I got. Okay, now I'm going to use a function called substring comma 1 comma 40. I want to split the string. There's one thing called a string split function, which I have not used here so far in my queries. Now I'm going to copy the same query here, press enter, then paste over here. Now from 41 you can write 40 comma, for the third line here I'm going to copy paste 81 comma 40. See, starting from 81 I need all 40 characters to the right of the current string. That is the meaning of it. See, here I want 121 comma 40. Then one more I'm going to add substring 161 comma, that means I am going to print
Yeah, this is what you are saying. That's, I mean to say, I'm going to print, I can print up to 200 characters at this moment. See, I can see the extension of it. It may not be looking same. For that to look it meaningful, what I have to do is either I have to reduce the space here, and at the first line I may have to make it 39, I think. Now saving it, I'm going to execute it. See what would be the result. But see, at the first column, pay before 1, that should be eliminated now. So what I have to do is, this is the result that I have to manually, I have to handle it. So there are 5 columns, and the data that is there in the 5 columns I should adjust accordingly. So for that, what I have to do is, there I have to type how much, 39. Here from 159 I have to continue. Now I have to run this query and check my result. What is there in the last 2 columns? Is that all right? That is 15% off on, yes. Column number 4 and 5, they are satisfactory. Now I have to go back to column number 3 or column number 2. Discount third is also satisfactory, but here column number 2 and 3, there is a confliction. So column number 2 I have to extend to, here I have to reduce 2. Then again I have to, no, I think I made a mistake. Okay, let me check. Installments, bonus on discounts. Okay, here in the first line, column number 1, I have to reduce 1 space. It must be ending at 39 over there. Yes, now I will save it and I will recheck it. So now I'll execute this. Okay, I think I have got a satisfactory result. Oh no, column number 3 I have to reduce 1 space. Column number 3 I have to reduce it to 39. Okay, now let me run the query and let me check. Column number 3 is also okay now. So I think I have got a satisfactory result. So now, as I have connected this with a Tran3 table, even Tran3 table has a provision to provide me SR number, but I don't want to use that SR number as an input parameter. Here I will just write tran3.mastercode1 is equal to, and now I'm going to extend this query where tran3.mastercode1 is equal to, select tran1.mastercode1 from tran1. This query is not going to work. Anyway, I'm writing just it over here because see, this is not belonging to an inventory voucher, but whatever the condition I'm writing here, that is corresponding to an inventory voucher, but this is a pure accounting voucher. So now I'm writing the query, but it will not run, it will not give you the result. Then again I have to come back and I have to select, I have to alter it. See, everyone makes mistakes, but here I'm showing you, first you make a mistake and then let us correct it. You make a mistake first, learn it, and you must know the reason why you are failing. Even if I show you without that, you will not be able to understand what has happened. So you must learn it as. That's why sometimes I used to make certain mistakes and then later on I am going to correct it. Here I am just writing a title as scheme details. Now my cursor ending point is 28 column, starting point is 14 column, 13 column. So here 15 characters are there. Now I have selected 18 characters. I am going to add an underline here. Just underline on and underline off. Here I am going to use bold on. अब मैं bold on यूज कर देता हूँ यहाँ पे. बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ यूज कर देता हूँ. बोल्ड ऑन ऑफ होने के बाद अंडरलाइन थिन ऑन एंड अंडरलाइन थिन ऑफ दैट आई एम गोइंग टू यूज नाउ. So after this, below that line I am going to add, okay, now below at that line I am going to add the result of my query, that is called scheme. It has 5 lines and I have to
brought in all those 5 lines over here. So that query I'm going to select it as text type. Name of my query is scheme. Then I have to use the property of row number, row is equal to 1, column is equal to 1. In that case, row is equal to 1, comma, column is equal to 1, and I have to use it here, that is 40 space. Okay, now saved. Let us check it. If we check it, now let us check print preview. Now page up. Okay, let us check print preview. अब आगे बढ़ते हैं. So this is that is what now let us check print preview. I made changes. Copy. I'm pasting it over लाइन्स बिलो. यहाँ मैं नीचे लाइन्स में पेस्ट कर देता हूँ. यह मेरा नॉर्मली कॉलम अब तो 2 में लिखा था, अब 2 का जगह मैं कॉपी कर देता हूँ. यहाँ बढ़ा देता हूँ 42. अब टेक्स्ट में 3rd में कर देता हूँ. अभी कॉलम नंबर 3 कर देता हूँ. अब कॉस्ट यहाँ कर देता हूँ 42. करे किया भी कुछ गलत नहीं होता था, फिर भी अब कॉलम 1 में या लास्ट में आके कॉलम नंबर 4 कर देता हूँ. अब रन करके देखता हूँ, कॉलम नंबर 5 कर देता हूँ. अभी मेरा 5 कॉलम्स भी आ गया. सो मैं अभी मेरा सारा स्कीम को मैं ऑटोमेटिकली पार्टी का साथ में मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ. देखिए, मैं मास्टर नोट्स में जो लिखा था वो सारा डिटेल्स अभी यहाँ पे आ गया है. अभी जैसा हमारा वादा था 10% ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड और 15% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरीज, ये तो मैंने लिखा था. जैसा मैंने लिखा था वैसे ही कर दिया है. अब आगे बढ़ते हैं. इतना तो कर दिया है. अब इतना करने के बाद ठीक से एक बार पढ़ लो. मंथली पेमेंट ₹10,000, पे बिफोर 10th of every month, टोटल 10 इंस्टॉलमेंट्स, बोनस 10% ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्काउंट स्कीम. ये जैसा दुकान का कंडीशन रहता है वैसे ही कंडीशन डालने का है. अब अकाउंट में आता हूँ, एक अकाउंट ऐड कर देता हूँ. नहीं, अकाउंट ऐड करता नहीं. अब यहाँ देखिए नोट्स में ये सारा अभी थोड़ा इधर का उधर हो चुका है. वो NUS वो स्मॉल लेटर में लिखा था, दिखना था. अब देखिए, अब कोई एक मैं प्रिंट में लेता हूँ, कोई एक रिसिप्ट में प्रिंट में लेता हूँ रैंडमली. वो इसके लिए वही लेना यही लेना बोल के नहीं है, मैं रैंडमली लेता हूँ. अब यहाँ पे आके चेक कर देता हूँ. अब देखिए ये थोड़ा अभी भी ठीक नहीं आया. जो गलती हुआ है वो मैं अभी थोड़ा ठीक कर देता हूँ. ठीक है, अभी मेरा प्रिंटिंग तो हो रहा है. प्रिंटिंग होने के बाद अब जो मास्टर नोट्स में थोड़ा इधर उधर हो चुका है वो अभी ठीक कर देता हूँ. ठीक करके ठीक है, अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं. अब थोड़ा इधर उधर हो गया तो भी कोई बात नहीं जी, वो आपका दुकान का थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है, वहाँ जाके आप ठीक कर सकता है. ये कोई थोड़ा और भी आल्टर करके बस अभी एक थोड़ा मीनिंगफुल हो चुका है. अब देखिए मीनिंगफुल हो गया. इतना तो हमें आना था. अब इतना आने के बाद अभी आगे का क्वेरी में जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सारा डिटेल्स अभी आगे लिखने वाला हूँ. ठीक है, अभी ये तो हमारा कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो गया है. अब आगे बढ़ते हैं. अब एक क्वेरी लिखता हूँ बैंक डिटेल्स. अब लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट master 1 dot name from master 1, where master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1 from tran2, where
tran 2 dot ocher type is equal to 14 and tran 2 dot SR number is equal to 2। ठीक है, मैं इस सेल्फ जॉइन में भी मैं मेरा पुराना वीडियोस में ये सारा सेल्फ जॉइन भी मैंने लिख चुका हूँ। अब लिखता हूँ नीचे एंड वेर tran 2 dot ocher code is equal to @ ocher code @ इतना लिख के कैद कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ वोचर हेडर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग लेने के बाद अब मैं इनवॉइस डिज़ाइन में रिसिप्ट डिज़ाइन में दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ आके मेरा रिसिप्ट में फूटर पे, यहाँ फूटर बोल के सेपरेट कुछ नहीं है, यहाँ लिखता हूँ रिसीव्ड ए सम ऑफ, इतना तो लिख चुका था। अब यहाँ लिखता हूँ अमाउंट पेड अमाउंट क्रेडिटेड टू, ये क्या है, नहीं अमाउंट डेबिटेड होना था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती हो गई तभी परवाह नहीं, आपका सिस्टम में आप चेंज करो। यहाँ एक देखो 25 L क्वेश्चन मार्क हो चुका है, वो तो मैं बाद में ठीक कर देता हूँ। ऐसे छोटे मोटे गलतियाँ होते रहता है। अब यहाँ लिखता हूँ बैंक नेम, बैंक डिटेल्स, सॉरी बैंक नेम नहीं, डिटेल्स। अब वो गलतियाँ दोबारा भी ठीक नहीं हुआ है। अब देखिए, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। यहाँ देखिए SB बैंक अकाउंट आ गया, उसके सामने थोड़ा गलत आ गया। वो गलत इसीलिए आया क्योंकि वहाँ तो रिसिप्ट में मैंने आपको बोल दिया था ना गलत आने वाला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 25, L, अभी हाँ राइट हैंड ग्रेटर देन साइन आना था, उसी तो गलती से वैसा आ गया। अब ठीक कर देता हूँ। रिसीव्ड अमाउंट, यहाँ मैंने लिख दिया रिसीव्ड अमाउंट। अब सेव कर देता हूँ। उसके सामने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ लिखता हूँ रुपीस, RUPEES रुपीस, 8, C, ग्रेटर देन साइन ऐड कर देता हूँ। यहाँ बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ डाल देता हूँ, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ डाल देता हूँ। अभी हम आके अभी प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। देखिए हमारा बैंक डिटेल्स आ गया, हमें तो अमाउंट क्रेडिट हो गया है कि आपका हमें लिए क्रेडिट, आपके लिए डेबिट रहेगा, लेकिन शॉप के लिए क्रेडिट हो चुका है SBI अकाउंट से। अगर दूसरा बैंक का नाम आप डाल दो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपका नाम उठा देता है, जो बैंक का नाम है वो उठा देता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे आके टोटल अमाउंट यहाँ क्या है, अब यहाँ लिख देता हूँ #LT लेफ्ट ट्रिम, सेव कर देता हूँ, फिर रन कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। देखिए अभी आ गया अमाउंट तो 97,066 आ गया। ठीक है, जो सेल्स रेप उसका भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो किया है, अभी हमें टैग प्रिंट करना है। अब टैग प्रिंटिंग पे जाएंगे, टू प्रिंट टैग, कोई नाम आप दे दो, कोई बात नहीं, सेव कर देता हूँ। अब जो आइटम मुझे प्रिंट करना है उसका टैग लेना है। अब मैं आइटम मास्टर को आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मुझे गोल्ड नेकलेस, यहाँ डायमंड में मेरा कुछ भी लिखना नहीं, आपको लिखना है मेरा कुछ भी, या आप लिख सकता है 0.8 कैरेट CARAT। ये बिलिंग के लिए इजी हो जाता है, स्कैन करते ही आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी ये कैरेट, ये जो अभी सेव करते हो, ठीक है सेव हो गया। अब सेकेंड वाला है गोल्ड नेकलेस। यहाँ मैं आइटम मास्टर में डालता हूँ नेट वेट 2.5, ये इतना %। ये किसके लिए डालते हैं, क्योंकि बिलिंग करने के लिए अगर कोई बैठा तो कुछ
हमारे शॉप से कुछ गलती नहीं होना है, हर दुकान में करता है ये पे। अब एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ 0.4 कैरेट स्टोन कैरेट। इस केस में क्या किया है, पार्टी ने हार के साथ एक्स्ट्रा लिया है ये। अब हार को, ओरिजिनल हार को आप दुकान में क्या होता है, उनका अलग अलग पार्ट नंबर लिख के रहता है। अब ये क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी का नाम होगा बार कोड। ये सब कोई बोलता है टैग, कोई बोलता है बार कोड। अब यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट m2.of1 from master address info as m2 where m2 master code is equal to @item code @। बस इतना लिख देना है, यहाँ लिखना है बारकोड वोचर टाइप, ठीक है, वो बारकोड आइटम टाइप, सॉरी वोचर टाइप नहीं है, आइटम टाइप। अब हम प्रिंट करते हैं आइटम स्टॉक से। अब एक लेबल कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, लेबल का नाम कुछ भी नाम दे दो, कोई बात नहीं चलता है। मैं लिखता हूँ न्यू डिज़ाइन। अब फॉर्मेट यह लिखता हूँ मैं, एक लाइन में 2 ही आने वाला है, ठीक है। अब विड्थ कितना होगा, हाइट होगा 15 मिलीमीटर, विड्थ होगा 85 मिलीमीटर। कोई पेपर्स ऐसा रहता है, इसमें छोटा पेपर भी मिल जाता है आपको। मैंने ये पेपर को सिलेक्शन किया है। अभी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ आके देखते हैं। देखिए, जो मुझे नहीं चाहिए उसको हटा देता हूँ, जो चाहिए उसको रख देता हूँ, जो नहीं चाहिए उसको हटा देता हूँ। अब देखिए, MRP को मैंने हटा दिया है। अब इसको स्ट्रेच किया है, थोड़ा स्ट्रेच करके एक साइड पे बिठा देता हूँ। अब कंपनी नेम को हटा देता हूँ। अब देखिए, इसको फुल लेके जाके एक स्ट्रेच में साइड पे बिठा देता हूँ। बिठा के यहाँ अभी लिखता हूँ मैं, यहाँ लेफ्ट में आता हूँ, लेफ्ट में 1.0 लिख दिया, 1.5 लिख दिया टॉप से। अभी लेफ्ट में लिखता हूँ 2 मिलीमीटर। अब हाइट कर देता हूँ, टॉप से 1, लेफ्ट से 2, हाइट कर देता हूँ 8। इतना हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद ऐड कंट्रोल में क्लिक कर दिया। अब एक कंट्रोल को एक्चुअली क्या है, अब जो ऊपर वाला का लेफ्ट राइट ये क्या है, अब मैं एक लंबा लेबल लेता हूँ। लंबा लेबल लेके, एक्चुअली मेरे पास तो 2 ऑप्शनल फील्ड है। मैं यहाँ तो लिखना था 2 ऑप्शनल फील्ड, लेकिन मैंने लिया है एक ही ऑप्शनल फील्ड। गलती से ऐसा हो चुका है, आपको 2 लेना पड़ेगा। जैसा मैंने एक क्वेरी लिखा है वैसे ही आप वहाँ पे आइटम ऑप्शनल फील्ड सॉरी, अभी एक लिया है, एक ही बस हो जाता है। अब तो प्लेन टेक्स्ट का जगह मैं डाटा फील्ड लेता हूँ। डाटा फील्ड में लेके आता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट। यहाँ मेरा क्वेरी का नाम है बारकोड। बारकोड को टाइप कर देता हूँ और कैप्शन में जो कुछ डालता नहीं हूँ मैं। अब इसको लेता हूँ, सेंटर नहीं, मैं लेता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट लेके अभी ओके कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करके अभी आता हूँ यहाँ पे आइटम मास्टर में आता हूँ, 1 आइटम लेता हूँ, गोल्ड हार लेता हूँ, गोल्ड हार लेता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, आके देखता हूँ। देखिए, मेरा तो आ चुका है, सिर्फ गोल्ड नेकलेस बोके आ चुका है, मेरा क्वेरी तो नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है कि अभी दोबारा मैं जाके देखना पड़ेगा। नेम जो मैंने लिया है क्वेरी का, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के अब देखता हूँ, वहाँ देखिए बार के बाद एक स्पेस देके कोड लिखा है, लेकिन यहाँ मैं गलती से क्या किया है, लेबल पे बार कोड कंटिन्यूस में लिखा है। दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये गलती किया था। अब दोबारा इसको सेव करके ओके कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब आके देखता हूँ, ये बिल्कुल आने वाला है। मैं एक ही आइटम लेता हूँ, ऐसे ही हर आइटम का साथ एक बार टैग, आइटम टैग
या बार कोड आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा आपका जैसे यहाँ देखिए अभी आ रहा है मेरा नेट वेट 20.54 ग्राम्स और मेकिंग चार्जेस ये वैल्यू एडिशन 18%। अब हम एक प्रिंट करके देखते हैं ये केक कैसे आएगा। अब पीडीएफ में डेस्कटॉप में लेता हूँ, लेने के बाद कुछ नाम तो देता हूँ प्रोडक्ट बारकोड, क्योंकि आप बारकोड प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तभी आपको कुछ अलग दिखता है। अब जब आप एक्चुअली प्रिंट करेगा ना तब देखिए अब यहाँ पे ये सिस्टम पे आ गया है, यहाँ पे आके अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए बारकोड एक्चुअली कॉन्फ़िगर होके प्रिंट होके आ गया है। बस इतना ही है।